आचार्य जी, हम वाटर क्राइसिस की बात करते हैं। अभी हमने बेंगलोर में देखा था और देश के और भागों में भी हम देख रहे हैं। अभी मेरे सामने एक तथ्य है कि 1 केजी बीफ पैदा करने के लिए 15,000 लीटर एवरेज पानी का इस्तेमाल होता है। मतलब हम जो सबसे ज़्यादा कार्बन इंटेंसिव मांस होता है वो इन्हीं बड़े जानवरों का होता है, विशेषकर जो बीफ है। गाय और भैंस का स्लॉटर जो किया जाता है वो सबसे ज़्यादा घातक होता है क्लाइमेट की दृष्टि से, और सबसे ज़्यादा वो पानी का भी कंजम्पशन करता है। इसमें कोई धार्मिक कोण तुम नहीं भी लाओ कि अरे गोधन है, गोहत्या नहीं होनी चाहिए, तो भी ये समझो कि पहली बात तो मांसाहार घातक है पृथ्वी के लिए, और मांस में भी जो बीफ होता है वो तो एकदम प्राणघातक है। और क्या निकाल रहे हो? आचार्य जी, मैं इसी विषय में पढ़ रहा था। जैसे अभी आपने बीफ की बात करी, तो अक्सर भारत में भारतीय तो इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं कि देखो हम तो बीफ खाते नहीं, पर वो ये भूल जाते हैं कि भारत दूसरे तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बीफ का एक्सपोर्टर है, और उसका सीधा रिलेशनशिप है दूध से। तो मैं दूध के विषय में पढ़ रहा था कि जो डेयरी का हमारा दूध होता है वो तिगुना एमिशंस प्रोड्यूस करता है, 10 गुना ज़्यादा लैंड का यूज़ करता है, और 2 से 20 गुना ज़्यादा फ्रेश वाटर का यूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू जो प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं उससे। अगर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स पर सब आ जाएं तो जितने फूड रिलेटेड कार्बन एमिशंस हैं वो सीधे आधे हो जाएंगे, एकदम आधे, स्ट्रेट अवे। पूरा आंकड़ा समझो। फॉसिल फ्यूल के बाद सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस कहाँ से होते हैं? फूड से। और फूड में किससे? मांसाहार और डेयरी। अगर आप मांसाहार छोड़ दें और डेयरी में भी प्लांट बेस्ड मिल्क पर आ जाएं तो जो फूड से कार्बन एमिशन है वो सीधे आधा हो जाएगा, एकदम आधा हो जाएगा। इतनी सीधी सी चीज़ है। एक हमें फैसला करना है, और जो पूरी क्लाइमेट क्राइसिस है उसको रोकने की दिशा में हम बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे, पर वो फैसला हम करना नहीं चाहते। ज़बान के स्वाद के मारे, धार्मिक मान्यताओं के मारे, मूर्खतापूर्ण हठ के मारे हमको वो चीज़ माननी नहीं है। पर इसमें मैंने एक चीज़ और देखी है कि जो लोग अभी भी मांसाहार के पक्ष में या दूध पीने के पक्ष में तर्क देते हैं, उनका आखिरी तर्क हमेशा यही होता है कि अब मतलब क्या करें, हमारा ट्रेडिशन ऐसा रहा है, या हमें उसका स्वाद अब जबान पे लग गया है, और उससे आगे फिर कुछ मैं तो बात फिर करते कह नहीं। रहा हूँ ना, आपको बता दिया जाए आप घर में सिगरेट पीते हो, आपको बता दिया जाए आपके बच्चे के फेफड़े में कुछ समस्या है, बच्चा मर जाएगा, आप कहोगे मुझे तो जबान पे सिगरेट लग गई है, मैं तो सिगरेट पीऊंगा ही पीऊंगा? कहोगे क्या? आप छोड़ दोगे? आप न जाने कितनी चीज़ें छोड़ दोगे अगर आपको बता दिया जाए कि उन चीज़ों का छोड़ना ज़रूरी है आपके बच्चे की ज़िंदगी के लिए। ये बात जनरल अवेयरनेस में आ नहीं रही है पब्लिक में कि हमारे बच्चे एकदम नारकीय जीवन जीने वाले हैं। वो पीढ़ियां बीत गई जिन्होंने पृथ्वी पर किसी तरीके का संतुलन देखा था। आसमान आग उगलेगा, पृथ्वी इस सिरे से बंजर हो जानी है, शहर ही नहीं देश के देश डूब जाने हैं। क्लाइमेट माइग्रेशन इस सदी की बड़ी से बड़ी त्रासदियों में होगा। करोड़ों अरबों लोग अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। आज के शहर कल की रेगिस्तान है, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये नदियां सब सूख जानी है, नदी किनारे जितने शहर बसे थे उन्हें शमशान होना पड़ेगा। ये है आने वाली पीढ़ी का भविष्य। और उसके लिए आप कह रहे हो कि साहब जबान पे स्वाद लग गया है, मैं दूध नहीं छोड़ सकता, मैं मांस नहीं छोड़ सकता। और ये मत भूलिए, भारत में ठीक है बीफ नहीं खाया जाता है, पर बफ खाया जाता है। बफ जानते हो ना किसके लिए स्लैंग है? बफेलो के लिए।
भारत में भैंसे के 2 ही 3 उपयोग हैं। एक तो है कि भैंसा गाड़ी खींचता है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डुग्गी जिसको बोलते हैं। दूसरा ये है कि वो भैंसों का गर्भाधान करने का काम आता है, उसके लिए एक भैंसा काफ़ी है, वो 100 भैंसों के लिए आपको दे देगा सीमेन। जो तीसरा काम है भैंसे का वो यही है, भैंसा कटता है और बहुत सस्ता आता है भैंसा, मुर्गी मटन से सस्ता आता है। तो बल्कि हमारे राजनेता कहते हैं कि ये गरीबों के लिए सस्ते प्रोटीन का काम कर रहा है भैंसा। बिना ये जाने कि वो जो भैंसा है वो विशेषकर भारत जैसे देश को कहीं का नहीं छोड़ रहा, उसका मांस, उसका स्लॉटर। अभी तक भी शायद हमारी टेक्स्ट बुक्स में जो पूरा क्लाइमेट चेंज का विज्ञान है वो बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा ठीक से। मुझे बहुत हैरत होती है जब मैं देखता हूँ कि जवान लोगों को भी नहीं पता कि क्लाइमेट क्राइसिस के पीछे की साइंस क्या है, वो भी इधर उधर की बहकी बहकी बातें करते हैं। अक्सर इसमें एक चीज़ मैंने और देखी है कि जिन लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इन सारे उद्योगों से जुड़ा हुआ है, वो इस पर बहुत मतलब गुस्सा भी हो जाते हैं और आक्रोशित भी। कि हमारी लाइवलीहुड का क्या होगा। अब बहुत सारे देशों में बहुत तरह की चीज़ें किसी समय पर चलती थी, फिर उनको वर्जित कर दिया जाता है। वर्जित कर दिया जाए तो जो लोग उसमें लगे तो सब बोलेंगे कि हमारा क्या होगा। मान लो किसी देश में चोरी चकारी चलती थी, फिर नियम सख्त करके कानून लाके वर्जित कर दिया जाए तो सारे चोर बोलें कि अब हमारी आजीविका रोजी रोटी का क्या होगा। तो ये कौन सा तर्क है? मूर्खतापूर्ण तर्क है। ये पहले वेलिंग होती थी। कितनी चीज़ें थी जो पहले अनुमत थीं अब वर्जित हैं, उसमें आप तर्क दो कि उन लोगों की लाइवलीहुड का क्या होगा, तो ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। और एक बात बताता हूँ, एग्रीगेट लेवल पर क्लाइमेट चेंज इकोनॉमी को लॉस देता है ना। माने अगर आप उसको रोक दो, ये सारे धंधे रोक दो जिनसे क्लाइमेट चेंज और बढ़ता है, तो इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। वो जो फ़ायदा होगा, वो जो सरप्लस जनरेट होगा, वो उन लोगों को दे दो ना जिनकी लाइवलीहुड पे असर पड़ा था। नहीं समझे? एक मोहल्ले में, एक बहुत छोटा उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरण है, समझना चाहोगे तो समझ पाओगे। एक मोहल्ले में एक साहब कहीं से एक सड़ा हुआ डीजल जनरेटर ले आए थे और उसको खूब चलाते थे। कोई पूछा कि क्यों चलाते रहते हो हर समय? वहाँ बिजली कट जाती थी, वो चलाते थे। कोई क्यों चलाते रहते हो? बोले मेरे घर के भीतर कुछ काम होता है जिसमें मुझे चाहिए होती है बिजली, और अगर ये मैं नहीं चलाऊँगा डीजल का जनरेटर तो मुझे हर महीने 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, तो मैं इसलिए चलाता हूँ। और वो जो डीजल का जनरेटर चल रहा है, उसके धुएं से मोहल्ले में 20 लोग बीमार पड़े हैं, और वो जो 20 लोग हैं वो सब प्रतिमाह अपनी दवाइयों पे, डॉक्टर पे 5-5 हज़ार का खर्चा कर रहे हैं। 20 लोग बीमार पड़े हैं और वो प्रतिमाह खर्चा कर रहे हैं 5,000 का। तो पूरे मोहल्ले पे उस डीजल जनरेटर का क्या असर हुआ है? जिसके घर में चल रहा है उसको 10,000 का फायदा, और पूरे मोहल्ले को क्या हुआ है? 20 लोगों को 5-5 हज़ार का नुकसान, माने 1 लाख का नुकसान। ठीक है, कुल मिलाकर के मोहल्ले को क्या हो रहा है? 90,000 का नुकसान। अब अगर हम वो डीजल सेट फेंक देते हैं तो पूरे मोहल्ले को क्या हो गया? 90,000 का फायदा। ये जो भाई रो रहे हैं कि मेरे 10,000 का नुकसान हो गया, उस 90,000 में से 10,000 इनको दे दो, तो भी 80,000 का नेट सोशल सरप्लस निकला ना? निकला ना? हाँ, यही क्लाइमेट चेंज की भी इकोनॉमिक्स है। इट्स अ सोशल ट्रेजेडी, इट्स अ ट्रेजेडी एट द एग्रीगेट लेवल। 2-4 लोगों को इससे फायदा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अब कोई स्लॉटर हाउस है, उसको तो फायदा हो ही रहा है भैंस काटने से, पर वो जो भैंस का तुम कर रहे हो वो एग्रीगेट लेवल पर, सोशल लेवल पे, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा एक निगेटिव इकोनॉमिक फैक्टर है। समझ में आ रही बात? तो ये गलत तर्क है कि कुछ लोगों को नुकसान हो जाएगा। जिनको नुकसान हो जाएगा उनकी भरपाई करी जा सकती है। और ये बात मोरल भी नहीं है कि तुम्हारा नुकसान हो। तुम काम गलत कर रहे थे, तुमने काम चुना क्यों?
और एक जागरूक नागरिक होने के नाते तुम्हें खुद भी कहना चाहिए कि मैं ये काम नहीं करूँगा। चलो कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ रोजी रोटी का सवाल है, पेट चलाना होता है, समाज भरपाई कर देगा, लेकिन ये काम बंद करो।